हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने हमें फोर्स के बारे में बताया। सेकंड लॉ ने हमें एक रिलेशन दिया फोर्स एंड एक्सलरेशन के बीच में। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें एक्सटर्नल फोर्स के कॉज के बारे में बताएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट देखते हैं जो बहुत ही क्रिस्प है और बहुत ही इजी टू लर्न है। स्टेटमेंट कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनके बीच में फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, वी हैव वन ऑब्जेक्ट दैट इज ए एंड देयर इज एन अनदर ऑब्जेक्ट व्हिच इज बी। A is exerting a force on B and B is also exerting a force on A. इसको कैसे लिखा जाएगा? हम लिखते हैं force on A due to B is equal to and opposite to the force on B due to A. So this is the mathematical representation of Newton's third law. और इसको लिखने में कैसे आएगा? लिखा जाएगा to every action there is an equal and opposite reaction. तो देखो यहाँ पे जो एक्शन और रिएक्शन है दे बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द फोर्स, और फोर्स भी कौन सा? जो साइमल्टेनियसली लग रहे हैं, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लग रहे हैं, इनके बीच में कोई टाइम गैप नहीं है। और ये जो एक्शन और रिएक्शन है ये कॉज एंड इफेक्ट भी नहीं है। तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को क्लियर रखना कि हमारे पास में जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैं दे आर नॉट कॉज एंड इफेक्ट। एक्शन एंड रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग द फोर्स, और ये फोर्स भी कैसा? जो साइमल्टेनियसली लग रहे हैं, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लग रहे हैं, कोई भी गैप इनके बीच में नहीं आ रहा। दूसरी बात हमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ध्यान रखनी होती है कि जो भी फोर्सेस हैं दे ऑलवेज अकर इन पेयर्स, मतलब हमेशा पेयर में लगेंगे। सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे समझ सकते हैं हम इस बात को? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये पेन है और अगर मैं इस पेन को छोड़ देती हूँ तो ये नीचे की तरफ जाके गिरता है। हम एक्सप्लेन करते हैं कि ड्यू टू द ग्रेविटी ये जो पेन है ये नीचे जाके गिरा। अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो अगर अर्थ ने इस पेन के ऊपर फोर्स लगाया तो ये पेन भी अर्थ के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है। दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अर्थ इस पेन के ऊपर फोर्स लगा रही है, ये पेन भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि भाई ये पेन तो हमें नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन हमें अर्थ तो ऊपर आती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो हमें जो ये पेन अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अगर आप कहते हैं कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो हमें सिर्फ एक ही फोर्स का यहाँ पे इफेक्ट क्यों दिखाई दे रहा है, हमें दूसरे वाले फोर्स का इफेक्ट क्यों नहीं दिखता? तो इसको भी हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि देयर इज वन फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन पेन ड्यू टू द अर्थ। ठीक है, फोर्स ऑन पेन ड्यू टू द अर्थ, दिस शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू द पेन। ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है। अब अगर फोर्स का फॉर्मूला देखें फ्रॉम सेकंड लॉ, तो दैट इज F इज इक्वल टू ma, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं मास ऑफ पेन इनटू एक्सलरेशन ऑफ पेन। दिस शुड बी इक्वल टू मास ऑफ अर्थ एंड एक्सलरेशन ऑफ अर्थ। ऐसे लिखा जा सकता है। अगर हम इन दोनों को इक्वल रखना चाहते हैं, भाई जो यहाँ पे नेगेटिव साइन है ये तो डायरेक्शन को शो कर रहा है कि एक का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो दूसरे वाले का अपवर्ड डायरेक्शन होगा, तो उसके लिए हमने नेगेटिव लगाया है। बाकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमें अगर इन दोनों को इक्वल रखना है तो उस वाले केस में क्या होगा? आप देखो, जो मास ऑफ पेन है दैट इज वेरी 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 लेस देन मास ऑफ अर्थ। बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, हम इसको जीरो के बराबर मान सकते हैं। तो जब इतना छोटा ये
हमारे पास में मास है, तो आप देखो ये मास बहुत छोटा है, ये मास बहुत ज्यादा। तो अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सलरेशन को ज्यादा करना पड़ेगा और इस वाले एक्सलरेशन को नेग्लिजिबल लेना पड़ेगा, तभी ही जाके ये इक्वेशंस बैलेंस हो सकती है, तभी ही न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। तो यहाँ हमें जो एक्सलरेशन मिला किसका, एक्सलरेशन ऑफ पेन, वो काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करना है, मास ऑफ पेन इज वेरी लेस, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक्सलरेशन ऑफ पेन ज्यादा होगा। जब एक्सलरेशन ऑफ पेन ज्यादा है तो ये हमें बहुत आराम से नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है, इसका मोशन हम आराम से देख पा रहे हैं। लेकिन अब आप दूसरी साइड आ जाओ, क्योंकि मास ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा है तो उसका रेस्पेक्टिव में जो एक्सलरेशन ऑफ अर्थ आएगा दैट इज वेरी वेरी लेस, दैट विल बी हाईली नेग्लिजिबल। तो इफ आई से एक्सलरेशन ऑफ अर्थ देन इट विल बी वेरी 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 लेस देन द एक्सलरेशन ऑफ पेन। इतना कम है कि हम उसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं, हम उसको जीरो मान सकते हैं। तो इसलिए अर्थ हमें एक्सलरेट होके ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई नहीं देती, हमें पेन नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट है कि जो एक्शन और रिएक्शन है वो दोनों ही फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्स भी ऐसा जो उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लग रहा है, साइमल्टेनियसली दोनों लग रहे हैं, देयर इज नो टाइम गैप। दूसरी बात हमें पता चली कि जितने भी फोर्सेस हैं दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड पॉइंट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमें ध्यान रखना है कि ये जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है नेचर ऑफ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। अब नेचर ऑफ फोर्स से हमारा क्या मतलब है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स हो सकता है, मैकेनिकल फोर्स हो सकता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द फोर्स, ये हमारे उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो डज नॉट डिपेंड on the nature of the force। ऐसा नहीं है कि भाई इसी वाले फोर्स पे ये एप्लीकेबल होगा, दूसरे वाले फोर्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसी कोई चीज यहाँ पे नहीं है। बाद में बात आती है, ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। क्यों कैंसिल नहीं कर रहे, क्योंकि ये दोनों ही फोर्स अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, ये सिंगल बॉडी पे नहीं लग रहे। अगर किसी सेम बॉडी पे कोई भी दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगे तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जो नेट फोर्स है वो हमारा यहाँ जीरो आ जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों एक्शन और रिएक्शन वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये सिंगल बॉडी पे नहीं लग रहे हैं, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्विमर है जो स्विम कर रहा है, जब वो स्विम करता है तो अपने हाथों से पानी के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। उसके साथ ही जो पानी है उसी टाइम उस स्विमर पे एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे पानी पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, स्विमर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो जो फोर्स है दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट इज ऑपोजिट इन द डायरेक्शन। लेकिन फोर्स लग किस पे रहा है, एक फोर्स पानी पे लग रहा है, दूसरा फोर्स स्विमर पे लग रहा है। तो इसलिए दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडीज पे लगेंगे, कभी भी सिंगल बॉडी पे नहीं लगते। तो हम फोर्थ पॉइंट यहां पे कह सकते हैं, द फोर्सेस डू नॉट कैंसिल ईच अदर। कौन से वाले फोर्स, एक्शन और रिएक्शन फोर्स कैंसिल ईच अदर। और इसका कारण क्या है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बॉडीज पे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट पता चल गया न्यूटन थर्ड लॉ का, हमने उसके कुछ पॉइंटर्स हैं मेन उनकी भी बात कर ली, हमने इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देख लिया है। अब हम बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ पे एप्लीकेबल है और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब एग्जाम्पल्स आ गए हमारे पास, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। सबसे पहला एग्जाम्पल है बुक केप्ट ऑन अ टेबल। अगर किसी भी टेबल पे कोई बुक रखी हुई है तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। यहाँ पे एक फोर्स लगेगा जो नीचे की तरफ है इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसे हम mg फोर्स कहते हैं। ये mg फोर्स इसके ऊपर कौन लगा रहा है, ग्रेविटी की वजह से ये फोर्स है। और जिस टेबल पे हमने इस बुक को रख रखा है वो टेबल इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन।
अब जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, इन्होंने बैलेंस कर दिया और जो बुक है वो हमारी उस टेबल के ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखी हुई रहेगी। दूसरा है यहाँ वॉकिंग, राइटिंग एंड स्विमिंग। अब देखो जब हम वॉक करते हैं तो वॉक करते टाइम क्या होता है, हमारा फुट बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लोर को पुश करता है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब फ्लोर को पुश किया हमारे फुट ने कुछ इस तरीके से, तो ये फोर्स लगाया फुट ने। अब इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड में एक रिएक्शन फोर्स यहां पे आएगा, तो हमने कहा यहां पे एक ये रिएक्शन फोर्स हमें मिल गया। अब जो रिएक्शन फोर्स है इट इज मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट विल बी आर साइन थीटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको नीचे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी का फोर्स है वो बैलेंस कर देता है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है रिएक्शन फोर्स का वो हमारी बॉडी को आगे की तरफ लेकर जाता है। तो वॉक करते टाइम भी हम लोगों के न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हेल्प करता है। अब बात आती है कि बहुत ज्यादा स्लिपरी कोई जगह होती है या पानी गिरा हुआ होता है तो हमारा चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहां क्या हो रहा है, देखो जब स्लिपरी जगह है जहां पे पानी गिरा हुआ है तो जब हम हमारे फुट से बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं फ्लोर को तो वो पुश बहुत ज्यादा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी ज्यादा नहीं होगा, तो वो इतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं है कि हमें आगे पुश फॉरवर्ड कर सके, तो इसलिए स्लिपरी जगहों पे चलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। सेम कॉन्सेप्ट हमारा राइटिंग के टाइम भी लगता है। अगर हम स्विमिंग की बात करें तो वही पानी को हमने पीछे की तरफ धकेला ड्यूरिंग द स्विमिंग, तो हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाया, तो पानी क्या करेगा सेम टाइम पे हमारे ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाएगा। तो जो जितना तेजी से जितना ज्यादा फोर्स के साथ पानी को पीछे करेगा वही स्विमर उतनी ही ज्यादा स्पीड के साथ उतने ही फॉरवर्ड फोर्स के साथ आगे की तरफ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है रोटेटरी लॉन स्प्रिंकलर। बहुत सारे गार्डन होते हैं जिनके अंदर स्प्रिंकलर लगा हुआ होता है और वो ऐसे घूमता रहता है और उसका पानी उस गार्डन में सब जगह पे जाता रहता है। तो हम बात करते हैं कि आखिर इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। तो हमने कहा फॉर एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पे ये एक स्प्रिंकलर है, ये पानी का पाइप है, इससे इस स्प्रिंकलर में पानी आ रहा है, तो यहाँ पे ये पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे 1 2 3 और 4 इनको हमने लगा रखा है। इनकी नोजल को हम कुछ ऐसे रख लेते हैं, सबका एक ही डायरेक्शन होगा नोजल का, तो ये इस तरीके से स्प्रिंकलर हम लोगों को मिल रहा है। अब इसमें होता क्या है, इसमें देखो यहां से भी पानी के लिए हमें थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा इस वाली जगह पे भी, ताकि पानी आ जाए। दिस इज हाउ इट विल बी, कुछ ऐसे इसका डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये हमने एक स्प्रिंकलर बना दिया। अब इस वाले में क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, आप देखो यहाँ पे पानी आया और वो पानी क्या करेगा, यहां से इधर की तरफ ये इस वाले डायरेक्शन में पानी ने फोर्स लगाया, तो जितना फोर्स पानी इधर की तरफ लगा रहा है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इस स्प्रिंकलर के ऊपर इधर पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। जब पीछे लगेगा तो ये स्प्रिंकलर को पीछे लेके जाएगा। सेम यहां से पानी इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो जब ये पानी का डायरेक्शन ये है तो स्प्रिंकलर पे फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर लगा। ये वाला स्प्रिंकलर पानी को इधर फेंक रहा है तो पानी के फोर्स का डायरेक्शन ये, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगेन यहां से पानी कुछ ऐसे आ रहा है तो इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। तो आपको क्या यहाँ पे एक फोर्स का पैटर्न दिख रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है, कुछ इस तरीके से बैकवर्ड फोर्स लग रहा है। तो दिस इज हाउ द स्प्रिंकलर विल रोटेट। तो जो भी गार्डन्स में ये स्प्रिंकलर लगे हुए होते हैं दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो कुछ ऐसे काम करेगा स्प्रिंकलर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। देखो हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम से काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं हम। हमारे पास में यहाँ पे एक कार्ट है, यहाँ में हमने कार्ट बनाई और इस कार्ट के साथ में एक स्ट्रिंग लगी हुई है और उस स्ट्रिंग से, एक सेकेंड,
थोड़ा सा बड़ा बना रही हूं मैं डायग्राम ताकि हम समझ पाए अच्छे से। दिस इज द कार्ट, दिस इज द स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के साथ में यहाँ पे हमने एक हॉर्स को इससे बांधा हुआ है, ठीक है। इनको डिनोट कर देते हैं, दिस इज कार्ट एंड दिस इज एच हॉर्स। अगर यहाँ पे टेंशन फोर्स, अगर घोड़ा इसको पकड़ के खींचेगा तो ये उसके ऊपर एक टेंशन फोर्स लगाएगा। अगर इधर की तरफ एक टेंशन फोर्स है तो इक्वल एंड ऑपोजिट टेंशन फोर्स हमारे पास में यहां भी आएगी। अब जैसे हम वॉक करते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हम फ्लोर को पुश करते हैं, सेम टू सेम तरीके से जब घोड़ा भी मूव करेगा तो वो अपने फुट से बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लोर को पुश करेगा। तो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्लोर को पुश करने वाला फोर्स लगा। जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है तो हम जानते हैं यहाँ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स आएगा। ये जो रिएक्शन फोर्स है इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसे हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल एच, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको कौन बैलेंस कर देगा, ग्रेविटी का फोर्स। तो वर्टिकल वाले कंपोनेंट की तो हमको टेंशन नहीं है क्योंकि उसको तो ग्रेविटी बैलेंस कर दे रही है। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही घोड़े को कार्ट के साथ आगे लेके जाएगा। तो हमें कंडीशन देखनी है कि ये कब आगे जाएगा और कब नहीं जाएगा। तो अभी यहाँ पे कुछ और चीजें देखते हैं, क्या कोई और भी फोर्स काम कर रहा है। अगर मैं इसके पहिए यहाँ बनाऊं तो ये किसी सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में है, सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में है, इसका मतलब यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रहा है। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, एक हमारा रिएक्शन फोर्स है, टेंशन फोर्स है। अब जो रिएक्शन फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है। ये सारी बातें हमने कर ली। अब देखो, घोड़ा और गाड़ी दोनों चलेंगे तो साथ में चलेंगे, मतलब दोनों का एक्सलरेशन भी सेम ही हो जाएगा। अब बात आती है कि भैया ये घोड़ा कब आगे की तरफ जाएगा। घोड़ा तब आगे की तरफ जाएगा जब इसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है रिएक्शन फोर्स का, दैट इज ग्रेटर देन द टेंशन अप्लाइड बाय द कार्ट। कार्ट इसको टेंशन फोर्स से पीछे की तरफ खींच रही है। अगर उस टेंशन फोर्स से ज्यादा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया तो उस केस में ये घोड़ा आगे की तरफ मूव करेगा मतलब मास इनटू एक्सलरेशन इसका रहेगा। तो हम केस 1 मानते हैं कि फॉर एग्जांपल जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किससे ज्यादा बड़ा है, टेंशन फोर्स से बड़ा है। तो हमारे पास में मास इनटू एक्सलरेशन, ये मास किसका, घोड़े का मास है, ये एक्सलरेशन भी घोड़े का ही है। तो एक्सलरेशन तो दोनों का सेम है तो इसको डिनोट करने की जरूरत नहीं है, मास अलग होगा इसलिए डिनोट कर रहे हैं। तो ये इतनी बात हो गई, मतलब ये इतना फोर्स माइनस करना पड़ेगा ना टेंशन फोर्स को, भाई आगे जा रहा है एक पीछे लग रहा है, तो जो पीछे फोर्स लग रहा है उसको माइनस करेंगे तभी तो नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा। तो H माइनस टी एम इंटू ए। अब बात आती है कि ये कार्ट कब आगे की तरफ मूव होगी। देखो कार्ट कब मूव होगी, जब इसका ये जो टेंशन फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है दैट इज ग्रेटर देन दिस फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है उस वाले केस में ये कार्ट आगे की तरफ जाएगी और जिस एक्सलरेशन से घोड़ा मूव कर रहा है उसी एक्सलरेशन से ये भी मूव करेगी। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 जो क्या कह रही है, कब बढ़ेगी कार्ट आगे, व्हेन टेंशन फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, मास ऑफ कार्ट इनटू एक्सलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ लेट्स ऐड दीज टू इक्वेशंस। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो राइट हैंड साइड को एक साथ ऐड कर दो और लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ ऐड करो। तो ये हो गया MHA प्लस मास ऑफ कार्ट इनटू एक्सलरेशन। यहां T से T कैंसिल हो गया, हमें मिल गया H माइनस एफ। दिस इज इक्वल टू, ए कॉमन ले लो, mass of horse, mass of cart. If I want to find out the acceleration with which this horse and cart will move, तो वो acceleration कितना आएगा, h minus f. h is the horizontal component, f is the frictional force, this is mass of horse and this is the mass of cart. इस तरीके से हमें acceleration मिल जाएगा in the horse and cart problems. ठीक है, कर सकते हैं हम लोग इसको। ये भी एनसीईआरटी में अभी रिसेंट वाली जो एनसीईआरटी अपडेटेड है उसके अंदर नहीं है, बट कंपटीशन पर्सपेक्टिव से हमने ये हॉर्स एंड कार्ट का जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है उसको देख लिया है। तो तुम्हें ध्यान रहेगा कि किस तरह से हम कांस्टेंट मोशन के जो
केसेस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट मोशन अपने आप में एक टॉपिक है, तो वो काफी लेंथी टॉपिक है, उसके एक एक केसेस को हम लोगों को पढ़ना होता है, तो वो डिटेल्ड क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है। वाईटी के लिए हम लोग बिल्कुल बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो वाले वीडियोस अपन यहाँ पे अपलोड करते हैं। आगे देखिए अपने पास में क्या है। नाउ वी हैव द रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन से हमारा क्या मतलब होता है? रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब है कि जब भी कोई बुलेट फायर होती है किसी गन से, तो वो गन पीछे की तरफ आती है, उसका एक मूवमेंट होता है पीछे की तरफ, इसी को हम रिकॉइलिंग ऑफ गन कहते हैं। अब जो रिकॉइलिंग ऑफ गन है ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के एग्जांपल में भी आता है, और इसके अंदर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट भी काम में आता है। तो मोमेंटम को कंजर्व करवाने के लिए अगर बुलेट आगे की तरफ गई है जिसका मास कम है, तो जो रिवॉल्वर है जिसका मास काफी ज्यादा है वो पीछे की तरफ आएगी विद लेस वेलोसिटी बिकॉज इट्स मास इज हाई, एंड दैट इज नॉन एज रिकॉइलिंग ऑफ गन। अगर हम किसी बोट से बाहर की तरफ आते हैं तो बोट पीछे की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम बोट से बाहर आ रहे हैं तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं। जितना फोर्स हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं आगे की तरफ आने में, उतना ही फोर्स उस बोट के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इसलिए जब भी नदी के किनारे या समुद्र के किनारे हम बोट को लेकर आते हैं तो उतरने से पहले हम बोट को वहां किनारे पे बांध देते हैं, ताकि जब हम उतरे उससे पहले उतरे तो वो जो बोट है वो पीछे की तरफ खिसक के समुद्र में ना चली जाए या रिवर में ना चली जाए। तो एक लोहे का बना हुआ होता है एक स्ट्रक्चर जो रस्सी से बंधा होता है, उसको फेंक के वहां पे समुद्र के किनारे पे उसको नीचे लगा देते हैं और उसके बाद में बाहर निकलते हैं। देन एयरप्लेन टेकिंग ऑफ, अगेन यहाँ पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक बैकवर्ड डायरेक्शन लगता है तो जो एयर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल देती है, अपवर्ड डायरेक्शन में पुल देती है एरोप्लेन को। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।